दोस्तों नमस्कार। जारी है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं राजू चौथमर और आज हमारे साथ है गोपाल जी राणे, जो शिवसेना की एक सेल है सहकार क्षेत्र का, सहकार सेल के ये अमरावती जिला प्रमुख है। और राणे जी इस समय में आने वाले विधानसभा बडनेरा विधानसभा में जो शिवसेना का जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसमें एक मेंटर की भूमिका में शायद हमें नजर आए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज उनको थोड़ा फ़ोन करके जल्दबाजी में बुलाया, वो तैयारी के साथ नहीं आए मुझे पता है, लेकिन फिर भी राणे जी आपका स्वागत है। राणे जी, सवाल अभी बडनेरा विधानसभा क्षेत्र का निकला है और बडनेरा क्षेत्र का आपके जो प्रिय मित्र थे संजय जी बंड, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और मुझे लगता है कि उनके जैसा विधायक अमरावती में पिछले 50 साल से या जब से अमरावती विधानसभा जो यानी अमरावती लोकसभा बनी है और अमरावती लोकसभा अंतर्गत जो विधानसभाएं आती है और उसके जो विधायक बनते हैं, संजय बंड जैसे विधायक मैंने बहुत ही कम देखे हैं। अमरावती में तो नहीं है, क्योंकि एक बार मुझ पर जो संकट आया था वो संकट को सॉल्व करने में सिर्फ संजय बंड जी का एक फोन ही काफ़ी था। तो वो मैं फिर कभी मैं बताऊंगा। तो जो बडनेरा विधानसभा क्षेत्र है वो जाहिर है संजय जी बडनेरा विधानसभा से खड़े नहीं थे। उस समय में उनका वलगांव चुनाव क्षेत्र था। वो वलगांव से चुनकर आए हैं, 3 बार आ चुके हैं, और उनकी जो कार्य पद्धति थी वो आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा संजय बंड जी के जो कार्य जो थे, जो उन्होंने 15 साल जो विधायक पद जो निभाया है, कर्तव्य निभाया है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अच्छा सवाल आपने किया है। संजय जी बंड विधायक थे, विधायक 15 साल रह चुके, लेकिन वो विधायक कैसे बने और उन्होंने जो समाज के लिए जो इंसानियत के नाते जो कुछ किया उसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं तब ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 की उम्र होगी और गंगा कैफे राजकमल चौक पे हम लोग बैठा करते थे, जिसमें संजू भाऊ का नेतृत्व तब भी था, लेकिन वो राजनीति के तौर पर नहीं था। जब वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी ने विद्यार्थियों के लिए कुछ तो भी करना चाहिए ऐसा एक भाषण में बोला था, तब से संजू भाऊ उनके साथ में जो हम 10-12 लोग रहते थे, तो उनकी ऐसी सोच थी कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए करना चाहिए। जी, अभी तो राज साहब ठाकरे तो शिवसेना में नहीं है, उन्होंने एक नया पक्ष की स्थापना की, लेकिन तब भारतीय विद्यार्थी सेना जो सेल था तो उसे राज साहब ठाकरे चलाते थे। और मुझे मालूम है कि पहली बार जब राज साहब आए थे तो अमरावती में शिवसेना नहीं के बराबर थी। जब तब मेरे ख्याल से 10-15 लोग होंगे शिवसेना में शुरुआत के समय में। तो फिर संजय भाऊ ने वो सेल हाथ में लिए भारतीय विद्यार्थी सेना का, और सबसे पहला जो भव्य मोर्चा निकाला गया तो अमरावती से नागपुर तक, तब कम से कम उस समय 10 से 12 हजार स्टूडेंट 2 व्हीलर लेके विधान भवन पे हमने मोर्चा निकाला नागपुर, और उसका पूरा नेतृत्व संजू को किया। ये उनकी शुरुआत। बाद में फिर कॉलेज इलेक्शन थे, वो बहुत मजा आती थी, क्योंकि अभी तो कॉलेज इलेक्शन नहीं है, तो कैसा है जो यंग पीढ़ी है उसमें से जो नेतृत्व निकलना चाहिए उभर के, वो निकल नहीं रहा। तब की ऐसी मजा थी कि कॉलेज, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ के जो इलेक्शंस होते थे, तो उसमें जो एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट रहते थे उनका कुछ ना कुछ नेतृत्व आगे रहता था, वो समाज के सामने अपने को रखा करते थे, और वो जो समाज सेवा करते करते उनका एक नेतृत्व बनता था, और फिर लोग जुड़ के पक्ष और संगठन मजबूत बनता था। बाद में फिर संजय भाऊ तो बहुत यंग थे, शादी भी नहीं, हम तो बहुत ही छोटे थे तब। फिर विधानसभा की पहली बार ही, यानी हमने कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने
कि विधायक बनेगा कोई या कोई पार्षद बनेगा महानगर पालिका, बस काम करना है। बस काम करना है, समाज सेवा करनी है। क्योंकि वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी का आदेश ही ऐसा था हमको कि 80% समाज सेवा और हो सके तो 20% राजनीति। और राजनीति में इसलिए जाना चाहिए कि अगर आपके पास पावर रहेंगी तो आपको झगड़ा नहीं करना पड़ेगा प्रशासन के साथ में। वो पावर अगर आपके पास आ जाएंगी तो आप फोन के ऊपर या ऑर्डर देके आप पब्लिक की सेवा कर सकते हो। वो हिसाब से फिर हमने फिर संजू गौ ने ठहरा कि चलो चुनाव लड़ते हैं। अब फिर वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी ने टीका लगाया, चल लड़ बोले। तब क्या मेरे ख्याल से 24-25 के होंगे सर। पहली बार संजू गौ चुन के, अब चुन के आने के बाद में जो उन्होंने काम किया, और मैं तो समझता हूँ, मैंने जो संजू गौ को देखा है तो मुझे तो वो कभी विधायक लगे नहीं। और जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी पब्लिक को ऐसा नहीं लगा कि हमने एक विधायक को चुन के दिया। सही बात है। वो घर के जैसे ताल्लुका, फिर कोई भी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या फिर बाकी के अदर्स हो, आरपीआई हो, सभी के साथ इतने अच्छे संबंध थे। और कोई भी जाता था उनके पास, खाली हाथ लौट के मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। जितना हो सके वो बन पाए उतना वो करते थे। संजू भाव की जो लोकप्रियता जो थी ना, आपके पता है अनुसार उससे भी कहीं ज़्यादा थी जी। अभी आपने जो मेरे साथ जो हुआ है वो अभी सुना नहीं आपने। तो मेरे जैसे ऐसे अमरावती में हजारों लोग हैं जो संजू भाव खुद होके जाकर काम करके आए हैं, खुद ने भी नहीं बताया, उसको भी नहीं पता नहीं। ये तो कहीं भी चर्चा निकली है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक संदर्भ दे रहा था। तो राणे जी, संजू भाव का जो विधानसभा क्षेत्र है अभी वो बडनेरा चले गए, उसका नामकरण हो गया बडनेरा। नहीं, त्यूसा पहले त्यूसा था। नहीं, पहले नहीं, बडनेरा विधानसभा के दो भाग किए क्या? नहीं, बडनेरा में कैसा था, सबसे पहले जो चुनाव लड़ा गया शिवसेना की तरफ से वो प्रदीप बडनेरे ने लड़ा। हाँ, तब हम छोटे थे, संजू गौ तब विधायक भी नहीं थे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नांदगांव खंडेश्वर था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वलगांव फिर पूरा त्यूसा में गया है? नहीं, देखिए, दरियापुर जो तहसील है, उसके कुछ पार्ट वलगांव में था। अच्छा। और अमरावती भतकुली, ये 2 तालुके। अच्छा। उसके बाद में दरियापुर तालुके का आधा पार्ट। अच्छा। वो होने के बाद में वो हो जाता विधानसभा क्षेत्र वलगांव। अच्छा। लेकिन बाद में जो कुछ मेरे ख्याल से विधानसभा क्षेत्र को तोड़ा गया, उसमें फिर त्यूसा तालुका आ गया। अच्छा। उसके बाद में अमरावती और भातपुर, ऐसे 3 जो तहसील है, और एक पार्ट मोरसी का है। अच्छा। तो वो मिलके फिर त्यूसा विधानसभा क्षेत्र बन गया। अच्छा। और उसीलिए वो संजू गौ को थोड़ा नुकसानदेह हो गया। और ठीक है, कोई हरकत नहीं है। वलगांव का विकास भी बहुत बढ़िया किया। और आज भी आप किसी भी गांव में उस रोड से जाएंगे जहाँ प्रवासी निवारा जिसे कहते हैं, जहाँ यात्री लोग ठहरते हैं तो शाम में बरसात में, वो संजू भाव बंड का नाम अभी भी उसमें लिखा है। वो कि कोई मिटाने की कोशिश भी नहीं करता, यानी कोई कलरिंग भी कर रहे थे तो वहाँ पर संजू भाव बंड का ही रहेगा नाम। ये तो उनके लोकप्रियता का बहुत बड़ा पैमाना है। तो मैं आता हूँ अभी बडनेरा विधानसभा। बडनेरा विधानसभा में पिछली बार संजू भाव की मिसेस प्रीति जी खड़ी थी और बहुत ही बढ़िया टक्कर थी। अंतिम क्षण तक हमें लगा कि प्रीति जी निकल जाएंगे। ऐसा क्या हुआ प्रीति जी थोड़ा पीछे रह गए, रघुराना जी जीत कर, क्या कारण था? उसका कारण तो मेरे ख्याल से जो विधानसभा होने के बाद में महाराष्ट्र में जो उथल पुथल हो गई राजनीतिक तौर पे, जैसा कि उद्धव साहब ने निर्णय लिया हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाएंगे और खुद की सरकार बनाएंगे, उसके पीछे सिर्फ बडनेरा विधानसभा क्षेत्र का नहीं, कम से कम 18 या 19
ऐसे महाराष्ट्र में क्षेत्र थे विधानसभा के जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गिराया। जी। शिवसेना के जो विधायक चुन के आने वाले थे 2 दिन में उन्होंने गद्दारी की और 17 से 18 विधायक इनको यानी चुन के नहीं आने दिया, दूसरों को चुन के आने दिया। ये फैक्ट। और बडनेरा भी वही हुआ। मतलब इतना है, साथ में रहो। बिल्कुल। यानी इन्होंने बीजेपी वालों ने शिवसेना का हाथ पकड़ के महाराष्ट्र में प्रवेश किया। हाँ, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती थी। एक समय ऐसा था, इन्हें मातोश्री में आकर सर झुकाना ही पड़ता था, वहाँ चाय पोहे नाश्ता करना ही पड़ता था। लेकिन इन्होंने पीठ पीछे रहते हुए, हाथ पकड़ते हुए पीठ पर चाकू के नोक से घाव बनाना भी चालू किया, जिसका नतीजा 2019 में प्रीति जी का यानी शोर जिसे विजय वो कहते हैं, वो विजय पराजय में बदल गया। तो क्या आपको लगता है बीजेपी जो है देश के लिए एक खतरा बनते जा रही है? यहाँ पर बीजेपी की जो मानसिकता है कि अपने साथ रहने वालों को खत्म किया जाए, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मराठी में उसको शब्द है सत्ता लोलुपता। अच्छा। यानी सत्ता में अगर मेरे को रहना है तो फिर मैं कुछ भी करूँ। और इतना बड़ा अपना हिंदुस्तान है, भारत देश है, अलग अलग राज्य है, और तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, महाराष्ट्र में उंगली पकड़ के आए हैं। महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं थी। हाँ। लेकिन तब वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी प्रमोद जी महाजन, हाँ, उसके बाद में गोपीनाथ जी मुंडे, ये अभी कम से कम 40 साल से उसमें काम कर रहा हूँ। तो ये एकनाथ खड़से साहब नहीं, वो नहीं थे। प्रमोद जी महाजन और गोपीनाथ जी मुंडे का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी से मिलना, उनको कन्विंस करना, महाराष्ट्र की पूरी जो राजनीति है उसको कैसा हैंडल करना। मेरे को अभी भी याद है, अमरावती में सभा हुई थी शिवसेना प्रमुख जी की, तो तब तो गोपीनाथ जी मुंडे भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है। लेकिन वो जब भी स्पीच के लिए खड़े होते थे तो सबसे पहले ये बोलते थे, वो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बाला साहेब ठाकरे जी का शिव सैनिक। ये भावनाएं उनके दिल में थी, इसलिए उनको पनपने को, आगे बढ़ने का मौका दिया वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी ने। और आज जो हम देखते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी को जब अटल जी और अडवाणी जी ने यानी कचरे के डिब्बे में डालने की कोशिश की थी, तब बाला साहब ने डायरेक्ट बोल दिया था उनका इंटरव्यू में कि अगर नरेंद्र मोदी को धक्का लगा तो मैं केंद्र सरकार का सपोर्ट निकालूंगा। और आज वही आदमी जो मातोश्री ने उनको आशीर्वाद देके बड़ा किया, उन्हीं मातोश्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके फैमिली पे अटैक कर रहे हैं, हमारे जैसे शिव सैनिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इतनी गंदी राजनीति। अब तो मेरी उम्र तो 55 है, तो जब से मुझे राजनीति समझ में आ रही है तो इतनी गंदी और थर्ड क्लास राजनीति बीजेपी की हो सकती है, ऐसा मैंने सपने भी नहीं सोचा। इतनी गंदगी फैला दी इन लोगों। लेकिन इसका इलाज क्या होना चाहिए? अब देखिए ना, पूरे देश पर इतना खतरनाक कब्जा करके रखा हुआ है, आपके सार्वजनिक उपक्रम की सभी संस्थाएं इनके अंडर में, सभी तरह की एजुकेशन सिस्टम इनके अंडर में, सभी तरह की इनकी सुरक्षा एजेंसियां इनके अंडर। सिर्फ एक सेना बची हुई थी, तो सेना को भी अपने अंडर में लाने की कोशिश अग्निवीर के जरिए है। अग्निवीर का अगर आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे, वो सेना का पुराना जो फॉर्मेट है वो कैंसिल करके नया फॉर्मेट अपने हिसाब से लाने का इनका तरीका देख ही रहे आप जी। तो ये बीजेपी को हटाने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, इनको राजनीति में ये जो है तो इनको खत्म कर दो।
इनके हाथ में अगर देश यानी गलती से दिया उसमें हम भी थे। अच्छा हाँ यानी जी जब जी हाँ सही बात। पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि मैं पीएम का चेहरा हूँगा, तो हम भी साथ में। और जो सपने उन्होंने दिखाए थे या जो स्पीच थे उनके, ऐसा लग रहा कि मानो जो अपना भारत देश है एकदम सुजलाम शुक्लाम हो जाएंगे। जी और सभी जगह पर जी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 5 साल हमने भरोसा लिखा, ठीक है भाई 5 साल में नहीं होंगे, 5 साल बोनस फिर दे दिया। और बोनस में दे बोनस दिए, दे दिया। तब भी हम थे उनके जी साथ, हाँ, सब शिवसेना की सभी थे। पंजाब में अपना अकाली दल था, हाँ बाकी और थे। जी हाँ, तो इन लोगों ने पूरे ताकत से फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, साथ में अलायंस करके हम चुनाव लड़े। लेकिन ये जो 5 साल होने के बाद में ये जो 5 साल उन्होंने किए, तो मैं जब ये पूरा देखता हूँ, आपने जैसे बात की कि मिलिट्री हो या फिर प्रशासन की कोई भी शाखा कोई है, भी शाखा। तो सभी जगह पर इनको अनसक्सेस ही मिला। जी हाँ और हम सक्सेस हुए ये बताने की कोशिश की जा जी रही जी है। और इसमें मेरे ख्याल से मीडिया की जो लोग हैं, हाँ तो मैं आरोप तो नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं न्यूज़ देखता हूँ या कुछ, तो जैसे पूरे भारत में सब अच्छा ही अच्छा है। हाँ भ्रम फैला के हाँ, रखा हुआ है। सब अच्छे ही है। यानी किसान मर रहा है वो भी वो अच्छा नहीं है। दिखाएंगे, वो भी अच्छा है ऐसा अब कहेंगे। ऐसा कहेंगे हाँ। वो किसान मर गया तो फिर दारू पी के मर गया। हाँ लेकिन वो किसान के घर में उसके बीवी का हाल क्या है, हाँ उससे परिवार। उसके परिवार का हाल क्या है, ये मीडिया नहीं दिखा। हाँ इसमें एक मुझे एक बात याद आ गई, राहुल गांधी जी की बात है। राहुल गांधी जी ने एक लेडीज थी, महिला थी, कलावती शायद नाम हाँ था। हाँ हाँ, आपने भी सुना होगा, यवतमाल में। यवतमाल जिले की। राहुल जी उनके घर गए थे और राहुल जी ने उनके जाने के बाद परिस्थिति देखने के बाद बहुत सारी मदद किया न बताते हुए। पेंशन योजना भी चालू करवा दिया, उसके अकाउंट में पैसे डालवा दिया, घर बनवा दिया, या जो भी है एक वजह। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत किया। अब वो मेहनत जब कांग्रेस वाले चुनावी समय में बताते राहुल जी ऐसे वैसे ऐसा किया, तो अमित शाह जी ने बाकायदा नागपुर की एक सभा में झूठ बोला कि उस औरत के लिए मदद करने का काम राहुल गांधी ने किया नहीं है। ठीक है, वो महिला को पता चलने के बाद वो नागपुर गए, नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये अमित शाह झूठ बोल रहा है। यानी कहने का मतलब अपना किया हुआ तो ठीक है, बता हमने अच्छा किया, थोड़ा भी किया 1% भी किया हुआ चलेगा, लेकिन दूसरे ने किया हुआ है जिसमें इनका नाम गाँव वगैरह कुछ है नहीं, उसको भी बोलते हमने किया। बहुत अच्छा हुआ कलावती जैसी महिला ट्रेनिंग वाली है, लीडर है, जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं संजू भाव का जो उदाहरण हमेशा लेता हूँ, कांग्रेस उद्धव जी ठाकरे जी है, बाला साहब ठाकरे का तो विषय नहीं, उनका तो उन्होंने बोल दिया विषय खत्म हो गया, ऐसा हो जाता। इन लोगों ने जो मदद की है लोगों की, वो मदद पर भी अपना सिक्का जमाने की कोशिश ये करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो भ्रम का वातावरण है, जो भ्रम फैला के रखा है इनके हिंदुत्व पर, मुझे हिंदुत्व पर आना था, इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड था। वो जो हिंदुत्व जो शब्द है, बाड़ा साहब के पिताश्री जो प्रबोधन जी, वो भी हिंदुत्व को ही फॉलो करते हैं। बाड़ा साहब ठाकरे भी हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। सावरकर का उसमें नाम आता है साइड लाइन में, लेकिन विचारधारा एक ही थी। और हिंदुत्व की जो पैरवी जो करने का जो दावा दम्भ भरते हैं बीजेपी पार्टी, और उसके साथ में शिवसेना साथ में, तो अभी जो ब्रेकअप हुआ दोनों में, या उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना को बीजेपी को नस्तानाबूद करने का जो बेड़ा उठाया है, अभी बात आ रही है जनमानस में हिंदुत्व की। तो उद्धव ठाकरे जी के हिंदुत्व में और बीजेपी के हिंदुत्व में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, ये उद्धव जी की विचारधारा नहीं है। जैसा आपने नाम लिया कि प्रबोधनकार ठाकरे जी, यानी वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के पिताजी उद्धव साहब के क्या बोलते आजोबा। तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी, यानी प्रबोधनकार जी।
और मैंने बाबा साहेब आम्बेडकर गुरु जी को पढ़ा। जी हाँ, जी हाँ, समाज में जो गलत हो रहा है जी। उसके खिलाफ हम्म, खड़ा रहना हम्म, और समाज को अच्छी दिशा दिखाना, हम्म, ये तब हम्म, जब प्रबोधनकार जी भी थे हाँ, और बाबा साहेब भी थे। जी जी तो ये दोनों भी लोगों ने वही कहा। जी हाँ, जैसे कि एजुकेशन में अपने महात्मा फुले, हाँ, उनका नाम तो बड़े आदर से सब जी लेते जी हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से समाज में जो ये जैसे हमारे अमरावती में गाड़गे महाराज हो गए, हम्म, तुकडोजी महाराज हो जी गए, हाँ, इन्होंने समाज प्रबोधन किया। जी हाँ, और मेरे ख्याल से तो ये तो अभी की बात हुई, लेकिन संत तुकाराम महाराज का जो नाम बड़े अभिमान जी से हाँ। हम लोग लेते हैं, तो तुकाराम महाराज ने भी वही किया वही। 350 साल पहले, जी हाँ, कि समाज में जो गंदगी फैली है विचारों की, उसको मिटाओ। और वही विचारधारा लेके शिवसेना प्रमुख भी चले, और वही विचारधारा लेके अभी उद्धव साहब चल रहे हैं, और वही विचारधारा से हम जुड़े लोग हैं। जी हाँ, तो ये जो हिंदुत्व की बातें हैं, तो ये भ्रमिक कल्पना है ये, जी जी जी, यानी कुछ बनता नहीं आपसे, हाँ हाँ, मंदिर का मसला उठा लो, कुछ आपसे कुछ रोड नहीं बनता, हाँ, अगर समझो एखादा रोड हुआ, रोड बनता नहीं तो वहाँ फिर जाके वो सिंदूर लगा के पत्थर खड़ा कर दो, वो रोड साइड में चले जाएगा, और वो सिंदूर का जो पत्थर है उसके ऊपर लोग चर्चा करेंगे। ऐसी जो राजनीति है, जो गंदगी है, वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई हुई है। और पहले भी वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के भाषण हमने हर भाषण सुना है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो डायरेक्ट कहा था जो उद्धव साहब आज बोल रहे हैं कि घंटा बजाने वाला हिंदुत्व शिवसेना प्रमुख का भी नहीं था, और प्रबोधनकार ठाकरे जी साहब का भी नहीं था, और वही हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं उद्धव साहब। राणे जी का प्रसंग याद आया, बाबा साहब अम्बेडकर का आपने नाम लिया है जी, तो मैं बताना चाहूँगा, हालांकि प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ मैं बताना चाहूँगा कि प्रबोधनकार ठाकरे जो थे, बाबा साहब के साथ में दोस्ती भी बहुत बढ़िया चर्चा भी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय में अशोक समाज से या अस्पृश्य जमाती से आते थे, और उनका जातिगत बहिष्कार हर जगह पर होता। पूना में गणपति जो उत्सव मनाया जाता था, तो प्रबोधनकार जी का मंडल था, और उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि इस बार बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा के लिए बुलाना ही है। तो उनके साथ जो मंडल में बाकी जो दूसरे जो लोग थे, उन्होंने भयानक विरोध किया, बाबा साहब को कैसे ला रहे हैं आप? तो प्रबोधन जी ने बोला कि उनको लाना ही है, और इस बार तो जरूर लेकर आऊँगा, और अभी तो लेकर ही आऊँगा, आपने मना किया ना। तो उन्होंने बाबा साहब के लिए एक स्पेशल गैलरी बनाई थी वहाँ पेंडाल में, और गैलरी में बाबा साहब को बुलाया, बाबा साहब के हाथ से बाकायदा उसका पूजा भी करवाई, स्थापना भी हुई। लेकिन इस चीज़ का दो तरह के समाज ने विरोध किया। हमारे समाज ने, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले समाज ने उस बात का विरोध किया कि प्रबोधनकार ने बाबा साहब को बुलाया पूजा के लिए, बाबा साहब वहाँ क्यों? ठीक है। और प्रबोधनकार ठाकरे जी के जो समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा विरोध किया कि हमारे समाज में उच्च वर्णीय ने अपने बाबा साहब जैसा शब्द को बुलाया। ये दोनों तरह का विरोध जो सहन किया है ना प्रबोधनकार जी ने उस समय में सहन, अभी हाथों में आज की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे जी जिस समय में राहुल जी से मिले या सोनिया जी से मिले, सेम यही बात है। कांग्रेस में विरोध फैल गया कि उद्धव जी से क्यों मिले, और शिवसेना में जो विरोध हुआ आप कांग्रेस वालों से क्यों मिले, ये चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रबोधन जी के जो ठाकरे और उद्धव जी जो ठाकरे, दोनों एक ही मनस्थिति में आज है। उस समय में वो थे, आज उद्धव जी है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की जो दोस्ती है इस समय के परिस्थिति में मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे अच्छी दोस्ती के रूप में जानी जाएगी? मेरे ख्याल से जानी चाहिए। यानी कैसा है, आज की जो राजनीति है, आज की जो देश की परिस्थिति है, बहुत ही खतरनाक है। जी जी। अगर आज ये लोग अगर खड़े नहीं हुए
जिन्होंने इस देश को यानी जो फैमिली ने देश के लिए बलिदान दिया, जी फिर महात्मा गांधी जी से लेकर तो राजीव जी, इंदिरा भाई को भी हाँ 36 गोलियां हमारी शनि शनि कर दिया, राजीव जी का क्या हाल बम से हुआ, उड़ा दिया। बम से उड़ा दिया। और इधर दूसरी जो पार्ट है महाराष्ट्र में शहीद नहीं हुए, लेकिन देश बचाने के लिए राज्य से बड़ा देश, शिवसेना प्रमुख क्या करते थे, पहले जय हिंद फिर जय महाराष्ट्र, पहले मेरा देश उसके बाद में राज्य। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले अगर दो बड़े राजनेता या अच्छी विचारधारा वाली फैमिली अगर एक हो जाए तो देश के लिए अच्छा ही है ना। ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। धन्यवाद रानी जी, बहुत बढ़िया आपने विश्लेषण किया। एक मिनट सिर्फ कैसा है, ये विचार जनरली किताबों में भी नहीं मिलते, यहाँ जो ये चर्चा होती है वो किताबों में लिखी भी नहीं आती। ये आपस में जब बैठते हैं, जब दो विचारों के परस्पर विरोधी विचारधारा वाले बैठते हैं और उनमें जब एक मतता आती है, तब पता चलता है कि राहुल गांधी क्या है, उद्धव ठाकरे, उस समय में प्रबोधन ठाकरे क्या थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। बाड़ा साहब ठाकरे की बात मैं करना चाहता था, लेकिन अगर 2 मिनट हो तो मैं बताना चाहूँगा। बाड़ा साहब ठाकरे और शरद पवार जी राजकीय मत भिन्नता रखते थे, द्वेष नहीं कहा जाएगा। यहाँ तक कि शरद पवार को मैदे का पोता कहने वाले भी बाड़ा साहब ठाकरे थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में मैंने एक चीज़ देखी, शायद किसी ने गौर किया नहीं किया मुझे नहीं पता, विधानसभा में बहुमत फ्लो था शुरू के समय, तब 148 लोग जब खड़े थे एक साथ विधायक, वो विधायकों में जब शरद पवार जी बैठे थे, बाजू में उद्धव जी भी खड़े थे और बैठे थे, और वो राष्ट्रीय गीत था, शायद आज शपथ लेना था, तो शरद पवार जी के पैर में लगा हुआ था, घाव था, तो शरद पवार जी को खड़े होने में तकलीफ हो रही थी, तो उद्धव जी ने अपनी कुर्सी चेयर उनकी चेयर के पीछे लगा दिया और ऐसे हाथ को टेका दिया और खड़े हो गए। तो उस वक्त मुझे लगा कि भाई बाड़ा साहब ठाकरे फिर से खड़े हो गए शरद पवार के रूप में, क्योंकि वो बाप बेटा का प्यार बाड़ा साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे ही नहीं हो सकता, शरद पवार उद्धव ठाकरे नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। एक वो प्रसंग था, वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आ गया। बहरहाल रानी जी आप आए और आप बहुत दिल खुलास जिसे चर्चा कही जाती है उसके लिए आपका धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग मिलते रहेगा। तो ये थे गोपाल जी राणे, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व, और आज चर्चा करने में मुझे बहुत मजा आया, और आपका हमेशा सहयोग मिलता रहेगा और चर्चा जारी रहेगी। अब तीखे सवाल के साथ में कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल भी रहेंगे। अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच पर आपका स्वागत है, और अगली बार आप फिर से मौका मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।